नेपाल में जो यूथ है वो सबसे पहली बात किसी प्रकार की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को पा नहीं पा रहा। मेजॉरिटी यूथ को माइग्रेट करके देश से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं अनफॉर्चुनेटली, तब से नेपाल की सिचुएशन बहुत पॉलिटिकली ख़राब हुई। नेपाल की जितना भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाइना और यूएस से कंट्रोल्ड है। पूरी नेपाल गवर्नमेंट जो है वो एक म्यूजिकल चेयर है। वहाँ पर एक हटता है तो दूसरा आता है, दूसरा हटता है तो तीसरा आता है। दे हैव कंट्रोल्ड पावर, दे डोंट वांट एनीबडी एल्स टू कम। सो उनमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, चलो 1 साल 1.5 साल तुम आ जाओ, 1 साल 1.5 साल तुम आ जाओ। सो दैट्स वेयर द न्यू मेयर एक्सपेरिमेंट केम टू कीप द होप ऑफ डेमोक्रेसी अलाइव। नेपाल में जो यूथ है वो सबसे पहली बात किसी प्रकार की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को पा नहीं पा रहा। मेजॉरिटी यूथ को माइग्रेट करके देश से बाहर जाना पड़ता है। तो डेमोग्राफिकली जितने भी लोग अभी यहाँ पर बचे हैं, जो खास करके इमर्जिंग यूथ है, वो पहली बात तो फ्रस्ट्रेटेड है कि उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है। दूसरा, एक कंबाइंड इफेक्ट आप ग्लोबली देखिए कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हो या कनाडा का हो या यूरोपियन कंट्रीज़ का हो कि दे आर ऑल क्लोजिंग इमिग्रेशन, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों के लिए घट रही हैं। सो दैट कॉजेज मोर फ्रस्ट्रेशन। और तीसरी चीज़ ये है कि नेपाल की जितना भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाइना और यूएस से कंट्रोल्ड है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आउटराइट चाइना को, एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बिल्कुल हैंड्स इन ग्लव विद दी अमेरिकन्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी हुई इस चीज़ को लेकर कि किस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे हम खेल सकते हैं। बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। वन इज़ अ प्रो चाइना फैक्शन, वन इज़ अ प्रो यूएस फैक्शन सेम पार्टी में, और कुछ लोग हैं जो पुराने हैं जो प्रो इंडिया भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग पिछले 1 साल से इंडिया ने जो एक स्पेस कार्व आउट करने की कोशिश करी वो थी कि टैसिट लेवल पर, इनडायरेक्ट लेवल पर अगर मोनार्की के सपोर्ट को किया जाए। बिकॉज आज नेपाल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वी प्रेफर द मोनार्की अगेन, क्योंकि ठीक है उस समय जो भी इश्यूज थे मोनार्की को लेके, बट कम से कम एक स्टेबिलिटी थी, एक देश को एक आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं था, और एक देश के पास एक डायरेक्शन थी आगे जाकर कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं अनफॉर्चुनेटली, तब से नेपाल की सिचुएशन बहुत पॉलिटिकली ख़राब हुई है। इन्होंने सबसे पहले अपने जितने भी रिलेटिव्स थे, अपने जितने भी बच्चे थे, उनको बिजनेसेस में सेट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोकल लेवल पर सिचुएशन थी वो डिटीरियोरेट कर गई। तो पॉलिटिकली नए कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, नए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के आने के बाद, डेमोक्रेसी के आने के बाद मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा नहीं मिला वहाँ पे। तो ये इनिशियली फर्स्ट 4-5 ईयर्स 2016 to 20 अगर आप देखें तो उस समय सिचुएशन ये थी कि पीपल वांटेड टू गिव इट अ ट्राई, कि ठीक है नई डेमोक्रेसी है, वी शुड बी पेशेंट। बट इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ करप्शन बढ़ा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स का एक अमेलगमेशन है। लेकिन ये जो यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट मैं एक और नज़रिए से देखता हूँ, और वो ये है कि देयर इज़ अ कहीं ना कहीं अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट अ रेजिम चेंज। और ये रेजिम चेंज का ऑपरेशन इस समय अमेरिका यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। बिकॉज अगर आप अमेरिका का पिछले 2 साल का इतिहास देखो तो वो इंडिया से लेके, इंडिया में भी उसने कोशिश करी, अभी भी कर रहा है पूरे रेजिम चेंज को करने की। बगल में हमारे बांग्लादेश में दे हैव सक्सीडेड इन डूइंग दैट। उससे पहले बांग्लादेश का मॉडल इन्होंने इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में अपनाया। पाकिस्तान का मॉडल गॉट रेप्लिकेटेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान मॉडल किसी तरीके से थोड़ा बहुत इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड नाउ कम्स नेपाल। तो ये पूरे साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करना, और ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी इसलिए भी है और हो भी सकती है फॉर दैट मैटर, बिकॉज चाइना की जो पेरिफेरी है, अगर आप चाइना की साइकी समझेंगे तो चाइना हमेशा से पेरिफेरी को स्टेबलाइज करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि पेरिफेरी डिस्टेबलाइज रहे, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है। और जितना आप देखेंगे कि इंडिया चाइना की प्रॉक्सिमिटी भी अगर बढ़ती है, और यहाँ पर अगर इंडिया चाइना किसी तरीके से पेरिफेरी को स्टेबलाइज करते हैं, तो चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। हाउ मच वाज सोशल मीडिया a catalyst in these protests? सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वेस्टर्न सेंट्रिक सोशल मीडिया, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पुट अप टुगेदर। क्योंकि जितने भी ये मेटा रिलेटेड ऐप्स हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लस साथ में यूट्यूब है, इसका प्रयोग अमेरिका ऑलरेडी अरब स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में कर चुकी है। आप टिकटॉक को अलग रख रहे हैं? टिकटॉक को मैं इसमें अलग कर रहा हूँ बिकॉज टिकटॉक इज प्योरली चाइनीज। बाइट डांस। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी को समझें तो अमेरिका हैज़ ऑलरेडी ट्राइड दिस। वो अरब स्प्रिंग जो उन्होंने कंसेप्चुअलाइज 2011 में किया, टूनीशिया से स्टार्ट हुआ, जो फाइनली 2024 में सीरिया में जाकर ख़त्म हुआ, दैट 13-14 ईयर ओल्ड लॉन्ग प्रोजेक्ट
कि किस तरीके से सोशल मीडिया के बेसिस पे हम रेजिम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रेजिम डिग्रेड कर सकते हैं, उसके साथ साथ रेजिम चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो टेररिज्म मैन्युफैक्चर करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, विच वॉज द केस ऑफ आइसिस, जो इस्लामिक स्टेट था पूरा। सो ये सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी अमेरिका हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड। अगर आप आज की डेट में काठमांडू वैली जाते हैं तो काठमांडू वैली के आसपास जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन चारों पहाड़ियों के आसपास अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अमेरिका ने वहाँ पर बहुत केयरफुली अपने एसेट्स को नर्चर करके रखा हुआ है। इनफैक्ट मैं जब नेपाल गया और मैंने जब वहाँ पे कुछ जाके इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात करी, वो ये कहते हैं कि एक नेपाली सिटीजन उन अपने ही पहाड़ियों में नहीं जा सकता जो बिल्कुल नेपाल की वैली में आसपास हैं। एसेट्स का क्या मतलब? एसेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग जो किसी भी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए एक नरेटिव मैन्युफैक्चर करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। अब वो नरेटिव चाहे वहाँ पर फॉर दैट मैटर इस मोमेंट पर मोनार्की के खिलाफ पहले उन्होंने करने की कोशिश करी जब लास्ट 1 ईयर से मोनार्की हो रहा था रिवाइवल, अब उन्होंने चाइना के खिलाफ एक कोल्ड वॉर अपनाने के लिए इन ऐप्स के थ्रू करा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लोग आज की डेट में प्रोटेस्ट इस बात से कर रहे हैं कि हमारा फेसबुक जो है वो चला गया, क्योंकि नेपाली बिजनेसेस जितने छोटे छोटे थे वो सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से चल रहे थे। तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया, अपनी डिपेंडेंसी वहाँ पर बनाई। फिर डिपेंडेंसी को जब उन्होंने विड्रॉ किया, और मेटा ने डेलिबरेटली वहाँ पर आप देखिए कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन थी कि रजिस्टर कीजिए, उन्होंने नहीं किया। टिकटॉक ने किया, बट मेटा ने क्यों नहीं किया? करने को मेटा चाहता तो वो रजिस्टर कर सकता था, बट दे नेवर वांटेड टू रजिस्टर। They've registered in India. They've registered in India. But वहाँ पे नहीं किया, बिकॉज दे वांटेड अ टूल। उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसके बेसिस पे वो मास मोबिलाइजेशन कर पाए। पर फेसबुक पे जो पोस्ट डाल रहे थे या फिर इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाल रहे थे, वो तो ये नेपो किड्स डाल ही रहे थे ना? बिल्कुल डाल रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ जितना भी ये ग्राउंड लेवल पर मास मोबिलाइजेशन का काम करना था, ये कैसे होता? ये भी सोशल मीडिया से ही होना था। इस सोशल मीडिया के मास मोबिलाइजेशन के लिए इन्होंने इसको डेलिबरेटली रजिस्टर नहीं किया। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, नेपाल में आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू, प्रोबेबली समबडी वेरी डीप इन नेपाल कैन टेल अस। नेपाल का जो मेयर है इस मोमेंट पे, काठमांडू में खास करके, दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ बीन गिवन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अमेरिकन बैकिंग, और वो अमेरिकन बैकिंग के नाम से वो बंदा वहाँ पर पहुँचा है। तो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिका एज एन ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस। They had done the similar experiment in India with respect to Delhi. So ये हर जगह ये करते हैं। फार्म प्रोटेस्ट कह रहे हो? नहीं, जो CA प्रोटेस्ट? नहीं, the political experiment. Oh, okay. So ये हर जगह कर Ford चुके हैं। Foundation. Yes, Ford Foundation and then the entire Nexus. तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने इंडिया में वो मॉडल अपनाया, उसी का एक मिनिएचराइज्ड वर्जन इन्होंने नेपाल में काठमांडू में मेयर के कॉन्टेक्स्ट में अपनाया। और वहाँ पर भी आज आप देखिए तो द मेयर टुडे इज स्टैंडिंग विद द यूथ। He is standing with the youth. बलेन शाह उसका नाम है। He is standing with the youth there. So the question is, it's a very clear cut idea कि But the youth will say कि ये तो organic है. We want Oli to go. We want the government to fall. But you're saying that the youth has got manipulated. But to some extent, without knowing they have got manipulated. Yes, they have their grievances also. It's not कि youth का grievances नहीं है, genuine grievances है, but grievances के साथ एक manipulation है। और वो मैनिपुलेशन अब किस डायरेक्शन में जाता है, वी डू नॉट नो। एंड देयर इज नो लीडरशिप टू दिस यूथ। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज नेपाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द क्वेश्चन इज हु विल कम। प्रचंड विल कम, ही इज एज बैड एज द अदर फेलो हु इज देयर। इफ प्रचंड विल नॉट कम, द कोराला फैमिली विल कम, दे आर आल्सो एज बैड। एज बैड मतलब कि यूथ के हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट नेपाल के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने वहाँ पर बताया कि पूरी नेपाल गवर्नमेंट जो है वो एक म्यूजिकल चेयर है। वहाँ पर एक हटता है तो दूसरा आता है, दूसरा हटता है तो तीसरा आता है। दे हैव कंट्रोल्ड पावर, दे डोंट वांट एनीबडी एल्स टू कम। सो उनमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, चलो 1 साल 1.5 साल तुम आ जाओ, 1 साल 1.5 साल तुम आ जाओ। सो दैट्स वेयर द न्यू मेयर एक्सपेरिमेंट केम, टू कीप द होप ऑफ डेमोक्रेसी अलाइव। कि नहीं, देखिए आप डेमोक्रेसी से डिसल्यूजन मत होइए कि डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल करप्शन बेस्ड है, एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो दैट होप रिमेन्स अलाइव। अब क्वेश्चन इज दैट can the new mayor here in Kathmandu emerge as the next leader at the national level? They are very young people. Yes. And very angry, and they have started stoning politicians' houses. And अब बात ये भी चल रही है that maybe Oli will ask for help from India, maybe take refuge out here. क्या होगा फिर? Do you think that will happen? Unlikely that Oli may come to take refuge in India because he will go to China. He has already damaged the relation with India very badly. तो
unlikely he will come to India. Also, he has some serious health issues which are there. So he is not in a very normal state of mind कि अपनी health को भी वो control नहीं कर पाते. तो his decision making ability is also relatively very weak. Okay. तो इस context में इंडिया में refuge लेना I don't think will be a feasible option. अभी तो he met with Prime Minister Modi Yes. in SCO summit, yes. SCO summit में, and the body language seemed like it's okay. The relationship is but formal था, but हाँ जी. neither cold nor warm. Right. You know, but it seemed like Oli का जो reservation था India के against, because he was very strongly anti-India, that seemed to have gone down a little bit over the past couple of months, नहीं? There are 2-3 factors behind that. One is कि जो Maldives का regime में एक पूरा चेंज आया, एटीट्यूडनल शिफ्ट, वो भी तब जब मालदीव्स में मुइज़ू का पूरा कैंपेन वाज थ्रू आउट इंडिया. उसके बाद जब इंडिया आउट कैंपेन के बाद जब जिस तरीके से नेपाल ऑब्जर्व्ड कि किस तरीके से इनके पूरे सोच में बदलाव आया है, नाउ दे हैव स्टार्टेड एंगेजिंग विद इंडिया. तो उस समय पहली बात तो इनको समझ आ गया नेपाल को कि वी कैन नॉट, स्पेसिफिकली ओली अंडरस्टूड कि आई कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड. सेकेंड थिंग इज कि चाइना हैज़ बीन वे टू बिजी विद द अमेरिकन्स इन द ट्रेड वॉर. उनको अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने हैं, तो देयर फोकस राइट नाउ इन नेपाल वॉज रिलेटिवली लेस. तीसरा, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर they have also understood that India is not a state which is going to take sovereignty violations just for the sake of it. तो there are various factors जो आज फिर हम कहेंगे कि ओली के एक behavioral change के लिए contribute किए हैं. बट ये कहना कि ओली का पूरा प्रो इंडिया एटीट्यूड हो गया एज ऑफ नाउ, वो नहीं है.